बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। लेकिन इससे पहले कि मैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम पे डिस्कशन स्टार्ट करूं, कल जो लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हुई थी दैट वाज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स डिस्कस होना रह गया था। तो सिर्फ दो लॉज हम डिस्कस करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसे कहते हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मॉनेटरी सिस्टम्स दैट वी हैड। The first law is the law of one price. It states that if the identical products or service can be sold in two different markets and no restriction exists on the sale and transportation costs of moving the product between markets are equal, then the product price should be the same in both markets. This is called the law of one price. In essence, the law of one price postulates that in the absence of such frictions as trade barriers, transportation costs, and transaction costs, etc., identical goods in domestic and foreign market must sell for the same price when their prices are converted to a common currency. इसका मतलब क्या हुआ? इस लॉ, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ वन प्राइस, जो कि नाम से वाज़ेह है, लॉ ऑफ वन प्राइस, ये प्राइस जो है ये स्टेट करती है कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो यूनिफॉर्म होती है अक्रॉस द मार्केट। सिर्फ फर्क क्या होता है, वो आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होता है। ये लॉ एक्चुअली ये कह रही है कि अगर कोई भी मार्केट फ्रिक्शंस ना हो, जैसे कि ट्रेड बैरियर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर ये मार्केट से एलिमिनेट कर दिया जाए तो दो आइडेंटिकल गुड्स की जो प्राइस है वो सेम होनी चाहिए इन डिफरेंट मार्केट। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में जो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है दैट कॉस्ट ₹200 लेट्स से, और वही सेम बर्गर जो है वो अमेरिका में, यूएस में जो उसकी प्राइस है दैट इज $2। तो अगर लॉ ऑफ वन प्राइस होल्ड करती है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर $2 का अमेरिका में है और ₹200 का पाकिस्तान में है, तो इसका मतलब कि $1 इज इक्वल टू ₹100। अगर लॉ ऑफ वन प्राइस होल्ड करती है तो लॉ ऑफ वन प्राइस यही कहती है कि अगर मार्केट फोर्सेस ना हो, फ्रिक्शंस ना हो, तो एक्चुअली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो इक्वल होगी, और इसकी बेसिस पे हम ये जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो दैट इज व्हाट लॉ ऑफ वन प्राइस इज। मतलब कि जो प्राइसेस में सिर्फ फर्क होता है वो एक्चुअली एक्सचेंज रेट का फर्क होता है। एक्चुअली आइडेंटिकल गुड्स की जो प्राइस होती है वो सेम ही होती है चाहे कोई भी मार्केट हो। उसके बाद ये जो लॉ ऑफ वन प्राइस थी ये हमने पढ़ी थी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में। लॉ ऑफ वन प्राइस एक्चुअली मैनेजमेंट की थ्योरी है और मैनेजमेंट वाले इसको डिस्कस करते हैं। इसी चीज को जब इकोनॉमिस्ट डिस्कस करते हैं तो वो इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट को एस्टैब्लिश करने में फर्क है, लेकिन कंक्लूजन दोनों का सेम है, लॉ ऑफ वन प्राइस का भी और परचेजिंग पावर पैरिटी का भी। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको ट्रिपल पी बोलते हैं, उसको पहले रीड कर लेते हैं कि वो स्टेट क्या करती है। इफ द स्पॉट एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज स्टार्ट्स इन इक्विलिब्रियम, एनी चेंज इन द डिफरेंशियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन देम टेंड्स टू बी ऑफसेट ओवर द लॉन्ग रन बाय एन इक्वल बट ऑपोजिट चेंज इन द स्पॉट एक्सचेंज रेट। एक्चुअली परचेजिंग पावर पैरिटी ये कह रही है कि जो एक्सचेंज रेट में फर्क होता है, जो चेंज आता है, वो ड्यू टू इन्फ्लेशन डिफरेंशियल आता है। अब इसको लॉ ऑफ वन प्राइस से लिंक करते हैं। एक्चुअली परचेजिंग पावर पैरिटी आपको ये कह रही है कि अगर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर अमेरिका में $2 का था और पाकिस्तान में वो $200 का है, तो $1 वॉज इक्वल टू ₹100। अब अगर एक साल गुजर गया और अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट 0 है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में वही बर्गर अभी भी $2 का होगा, और पाकिस्तान में क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 10% है तो पाकिस्तान में $200 का बर्गर था वो अब $220 का होना चाहिए। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि $1 इज इक्वल टू ₹110 आफ्टर 1 ईयर। तो बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी भी यही कहती है कि जो एक्सचेंज रेट में फर्क आता है वो इसलिए आता है क्योंकि इन्फ्लेशन में फर्क होता है। और एक तरह से अगर आप लॉ ऑफ वन प्राइस को भी देखें तो वो भी यही आर्ग्यू कर रही थी कि प्राइसेस हमेशा सेम रहती है, सिर्फ जो फर्क होता है वो एक्सचेंज रेट डिफरेंस होता है।
तो परचेजिंग पावर पैरिटी का भी एक्चुअली यही पॉइंट है। उसके बाद हमने डिस्कस करनी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है तो हमने डिस्कस कर लिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है। अगर सिंपल टर्म से बात की जाए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर वन बायज और सेल्स द करेंसी ऑफ कंट्री ए विद द करेंसी ऑफ कंट्री बी। वो मार्केट है जहां पे एक करेंसी को सेल किया जाता है इन टर्म्स ऑफ करेंसी बी, दैट इज अनदर करेंसी। एक करेंसी दे के दूसरी करेंसी परचेज कर ली जाती है। A currency exchange rate is simply the ratio of a unit of currency of country A to a unit of currency of country B at the time of the buy or sell transaction. Exchange rate किसे बोलते हैं? वो बेसिकली रेशियो होता है कि एक कंट्री की करेंसी की जो प्राइस है टू द प्राइस ऑफ अनदर करेंसी। तो इसी तरह आप कोटेशन भी देखें तो किस तरह होती है, 160 रुपीज पर डॉलर। इसका मतलब कि वो डिवीजन की फॉर्म में इसीलिए क्योंकि उसकी प्राइस जो है रेशियो में डिनोट की जाती है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक पर्पस तो ये है कि वहां से करेंसी बाय या सेल कर दी जाए। उसके अलावा भी कुछ पर्पस होते हैं। पहला डिफरेंस, वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको बताती है डिफरेंसेस इन स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट वो रेट होता है कि जब आपने कोई करेंसी उसी वक्त इमीडिएटली खरीदनी है और उसके लिए इमीडिएटली पेमेंट करनी है तो उसको स्पॉट रेट बोलते हैं। मैंने जाके $1 खरीदना है तो $1 का रेट अगर 160 रुपीज है तो दिस इज एक्चुअली स्पॉट रेट। अगर मैंने डॉलर को फ्यूचर में खरीदना है, मतलब मैंने एक महीने बाद डॉलर खरीदना है, उसका अगर आज कोई रेट कोट किया हुआ है तो उसको हम फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। एक महीने बाद डॉलर का क्या रेट होगा ये किसी को नहीं पता एक्चुअली, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरवर्ड रेट्स को कोट किया जाता है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। जो फाइनेंस के स्टूडेंट है वो फ्यूचर में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, शायद एचआर वाले उतना डिटेल में ना पढ़े, लेकिन बेसिक बात ये है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फ्यूचर के रेट्स भी कोट होते हैं और उसको हम फॉरवर्ड रेट्स बोलते हैं। दूसरी चीज, करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करती है, डिटर्मिनेंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। कि हर करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए उसको भी डिटरमिन करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड द एक्सचेंज मार्केट, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है उसको अपने अगर मिनिमाइज करना है तो उसके अगेंस्ट आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसको टेक्निकली हम हैजिंग बोलते हैं, और वो भी कहां पे जाके होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग, मैंने आपसे कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरवर्ड रेट्स भी कोट होते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर का किसी करेंसी का रेट पता करना है तो एक्चुअली आप उसका फॉरवर्ड रेट देख ले तो आपको मोर और लेस आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर का एक्सचेंज रेट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये भी आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही बताती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो प्राइम पर्पस था, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी। क्या आपको कोई भी करेंसी किसी और करेंसी के अगेंस्ट एक्सचेंज करनी हो तो कहां पे जाके होगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अगर हम सब डिवाइड करें तो बेसिकली इसके अंदर दो कैटेगरीज बनती है। वन इज स्पॉट मार्केट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपने आज ही करेंसी खरीदनी है उसके अगेंस्ट आज ही पेमेंट करनी है तो इस तरह की मार्केट को स्पॉट मार्केट बोलते हैं, कि इमीडिएट ट्रांजैक्शन से जो डील करेगी। जबकि फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट है जो कि उस ट्रांजैक्शन से डील करेगी जो एग्जीक्यूट कहीं फ्यूचर में जाके होगा। जैसे कि मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है तो शायद आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन फैक्ट यही है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फ्यूचर की भी ट्रेडिंग होती है। कि अगर मैं वहां पे जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करूं कि लेट्स से मैं 165 रुपीज के $100 165 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से $100 खरीदूंगा आफ्टर 1 मंथ, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल। अब एक महीने बाद अगर तो डॉलर 170 पे पहुंच गया तो इसका मतलब मुझे फायदा है, क्योंकि मेरा पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं कितने पे खरीदूंगा, 165 पे, तो 5 रुपीज पर डॉलर मेरा गेन है। अगर तो डॉलर रिड्यूस होके 160 पे आ गया या 155 पे चला गया तो उसका मतलब मुझे लॉस बियर करना पड़ेगा। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसकी जो रीजंस होती हैं, रैशनल डिसीजन, वो आप जब फाइनेंस के फर्दर कोर्सेज पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल में सामने आएगी। यहाँ पे उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।
अब फॉरवर्ड मार्केट के यूजर कौन कौन से होते हैं? चार तरह के यूजर आपको नजर आएंगे फॉरवर्ड मार्केट के। एक होगा आर्बिट्राजर, जो सिंपल मार्केट में जो डिफरेंसेस है उसका फायदा उठा रहा होगा। अगर तो कराची की मार्केट में फॉर एग्जांपल गोल्ड की एग्जांपल लेते हैं, इसको फिर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कराची की मार्केट में गोल्ड 64,000 पर तोला सेल हो रहा है और इस्लामाबाद में उसका बाइंग रेट 64,500 है, तो अगर कोई बंदा सिर्फ ये मार्केट इनएफिशिएंसी का, क्योंकि उसको नॉलेज है, तो वो कराची से बाय करके इस्लामाबाद में सेल करता है। अगर तो ऐसा कोई इंसान है जो सिर्फ मार्केट के डिफरेंसेस का फायदा उठा रहा है और जब ये रेट सेम हो जाएंगे वो मार्केट में ट्रेड करना छोड़ देगा या उस जाहिर बात है एडवांटेजियस पोजीशन में नहीं होगा, तो वो इस काम को छोड़ देगा। तो ऐसा जो बायर और सेलर होता है उसको हम आर्बिट्राजर बोलते हैं। दूसरा होता है ट्रेडर। ट्रेडर जो वो होता है जो कोई और बिजनेस कर रहा है, लेकिन अपने बिजनेस करने की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज पे उसकी पोजीशन आती है कि शायद ट्रेडर में उसको जो है क्रेडिट पे बाय भी करना पड़ता है या क्रेडिट पे सेल भी करना पड़ता है, उसके लिए वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को यूज करता है, उसके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यूज करता है, तो उसको हम ट्रेडर बोलते हैं। हैजर वो होता है जो ऑलरेडी कोई रिस्क फेस कर रहा है कि उसने कहीं पेमेंट कर दी है और उसको ये डर है कि एक महीने बाद पेमेंट करनी है तो कहीं डॉलर की प्राइस बढ़ ना जाए और मुझे लॉसेस ना हो जाए। तो उस लॉसेस को या फ्यूचर रिस्क को, जो रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन है, उसको अगर कम करने के लिए वो फॉरेन मार्केट एक्सचेंज रेट मार्केट को यूज कर रहा है, तो फिर ऐसे यूजर को हम हेजर बोलते हैं। और स्पेकुलेटर वो इंसान होता है जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट एक्सपेक्टेंसी की बेसिस पे मार्केट में आया हुआ है, कि उसका कोई काम नहीं है, बस वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में डॉलर ने राइज हो जाना है तो अभी डॉलर उठा लेते हैं, जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट में होता है। तो इस तरह के लोग जो है उनको हम स्पेकुलेटर कहते हैं। तो ये चार तरह के बेसिकली यूजर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, और स्पेसिफिकली इसके फॉरवर्ड मार्केट के। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो हमने चार चीजें डिस्कस की हैं कि लॉ ऑफ वन प्राइस, परचेजिंग पावर पैरिटी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और उसकी फिर सब टाइप्स जो थी स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट, ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड थी लेकिन उसमें शायद डिस्कस नहीं हो पाई थी, तो मैंने इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर दिया है। अदरवाइज आज का जो हमारा मेन लेक्चर है दैट विल बी ऑन द मॉनेटरी सिस्टम्स या इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में हम कुछ चीजें जो देखेंगे, एक चीज ये कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं किसको है, आखिर मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है। दूसरी चीज हम देखेंगे हिस्ट्री क्या है मॉनेटरी सिस्टम की, 18th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स आज तक मॉनेटरी सिस्टम की हिस्ट्री रही क्या है, मॉनेटरी सिस्टम किस किस किस्म के रहे हैं जो हिस्ट्री की बात हो रही है। तो हम ये दो चीजें बेसिकली आज के लेक्चर में देखेंगे। International monetary system refers primarily to a set of rules, regulations, practices, and conventions that govern the financial relation among countries, thereby affecting currencies exchange rate, international trade and capital flow, and the balance of payment. नाम से वाज़ेह इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, तो जो भी ऐसे रूल्स, रेगुलेशन, प्रैक्टिसेस, कन्वेंशन रही होंगी जो एक्चुअली इकोनॉमिकल लेवल पे फाइनेंस से डील करे और उससे उसके एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया जा सके, ट्रेड पॉलिसीज को ट्रिगर किया जा सके और उसकी कैपिटल फ्लोज और बैलेंस ऑफ पेमेंट टारगेट हो, जो इससे अगेंस्ट जितनी भी पॉलिसीज बनाई होंगी जिनका बेसिकली कंसर्न फाइनेंशियल है और पैसों से रिलेटेड है, मॉनेटरी कंसर्न है, तो ये किसी भी मुल्क की जो पॉलिसी होगी उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और जब हम पूरी दुनिया की ऐसी पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब हम हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में जाएं तो 18th सेंचुरी से अगर स्टार्ट हो तो मॉनेटरी सिस्टम्स को हम चार बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और पांचवी एक तरह से बिल्कुल ही उससे अलग सिस्टम है जो हम यूरोपियन सिस्टम को थोड़ा सा हमने स्टडी भी किया है और थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली चार कैटेगरीज में हम हिस्ट्री को डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स मॉनेटरी सिस्टम। 1986 से लेकर 1993 तक गोल्ड स्टैंडर्ड था। नाम से बात है, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि उस वक्त जितनी कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स किया हुआ था। जो स्टैंडर्ड ऑफ करेंसी था वो एक्चुअली गोल्ड था। उसके बाद वॉर का एरा आ जाता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इसका एरा आ जाता है। अब
क्योंकि वॉर होगी तो वॉर के वक्त किसी भी कंट्री के पास ना इतना टाइम होता है और ना इतने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं कि वो अपनी करेंसी को मॉनिटर कर सके। उस वक्त तो सारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टारगेट वॉर की तरफ होता है, तो कोई फोकस ही करेंसी की तरफ नहीं होता। तो क्यों पहले फेज में गोल्ड स्टैंडर्ड था जब सारी करेंसी फिक्स्ड इन नेचर थी अगेंस्ट गोल्ड। उसके बाद वॉर का आ गया तो जितनी भी करेंसी है फ्लोटिंग होगी। फिर किसी भी गवर्नमेंट के पास इतना टाइम या रिसोर्सेज नहीं थे या फोकस नहीं था कि वो अपनी करेंसी को किसी भी जगह फिक्स कर सके। तो ये जो एरा है इसके अंदर नॉर्मली जो करेंसी एक्सचेंज रेट हुआ वो फ्लोटिंग था। मॉनेटरी पॉलिसी फ्लोटिंग थी जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन या फोकस बहुत कम था। उसके बाद आता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और कंट्रीज को ये कहने का एहसास हुआ कि ये जो फ्लोटिंग है ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि हम अपनी करेंसीज को फिक्स करते हैं किसी चीज के अगेंस्ट। तो फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जो मेजर कंट्रीज थी जिनको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, और सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसके अगेंस्ट उन्होंने डॉलर को फिक्स कर दिया गोल्ड के अगेंस्ट और बाकी करेंसीज को फिक्स कर दिया यूएस डॉलर के अगेंस्ट, ताकि अल्टीमेटली पूरा और ये एग्रीमेंट आपका 1945 में हुआ और ये 1973 तक इन प्लेस था। उसके बाद डेफिनेटली इस पे कुछ क्रिटिसिज्म थे, कुछ किसी वजह से ये मतलब जो इसके डीमेरिट्स थे उसकी वजह से ये एग्रीमेंट खत्म हो गया 1973 में, जिसको हम स्मिथसोनियन एग्रीमेंट बोलते हैं। और उसके बाद जो एरा आया वो फ्लोटिंग है कि हर कंट्री अपनी करेंसी को अपने हिसाब से मूव कर रही है और नॉर्मली वो फ्लेक्सिबल है, मतलब ना तो वो फिक्स्ड है ना वो एक्सट्रीमली फ्लोटिंग है, बल्कि फ्लेक्सिबल है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये बेसिकली पोस्ट ब्रेटन वुड एरा है जो आज तक इन प्लेस है। इसके अलावा सिर्फ कुछ यूरोपियन नेशन का एक अलग से सिस्टम है जो कि हम ईयर्स में नहीं डिवाइड कर सकते, बल्कि कुछ कंट्रीज ने अलग से अपना सिस्टम बनाया हुआ है जिसे हम यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं, जिन्होंने एक ही करेंसी को अडॉप्ट किया हुआ है और यूरोप में उस करेंसी को हम यूरो के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये 4-5 एरास रहे हैं हिस्ट्री में अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को डिस्कस करें। पहला एरा था 1876 से लेके 1913 तक, जिसके अगेंस्ट जो आपकी करेंसीज थी वो फिक्स थी अगेंस्ट गोल्ड, इसीलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब गोल्ड हैज बीन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सिंस 3000 BC. Rule of the game were simple. Each country sets the rate at which its currency unit could be converted to a weight of gold. Currency exchange rate were in effect fixed. Expansionary monetary policy was limited to government supply of gold. Was in effect until outbreak of World War I, when the free movement of gold was interrupted. बात क्या की गई है कि बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड आया क्यों? क्योंकि हिस्ट्री से बेसिकली हिस्ट्री जो थी उससे कंट्रीज जो है लिंक थे हिस्ट्री में, क्योंकि गोल्ड ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज था तो उससे मुतासिर थी कंट्रीज। अल्टीमेटली जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज चेंज भी हुआ तो उसने तो कंट्रीज ने उस मीडियम को फिक्स कर लिया टू अ सर्टेन प्राइस ऑफ गोल्ड। ऑफ कोर्स वो प्राइस हर कंट्री की डिफरेंट थी। डॉलर की मे बी $3.6 के आसपास हो गए, एक आउंस ऑफ गोल्ड इतने का कॉस्ट होना चाहिए, पाउंड का डिफरेंट लेवल होगा, लेकिन हर करेंसी गोल्ड के अगेंस्ट किसी एक सेट लेवल पे फिक्स थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 आ गई और ये फ्री हो गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान करेंसी को फिक्स रखना पॉसिबल नहीं था। करेंसी को फिक्स रखने के लिए जरूरी है कि आप जितनी भी करेंसी की प्रिंटिंग करें उसके अगेंस्ट आपके पास गोल्ड का रिजर्व अवेलेबल हो, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं था। गोल्ड स्टैंडर्ड के फीचर देखें तो ड्यूरिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड दैट इज फ्रॉम 1876 टू 1913 exchange rate between countries currency were determined by the gold content in them. In other words, the exchange rate between two currencies, say pound sterling and the US dollar, was determined by the relative purchasing power in terms of gold. बात वही की जा रही है कि अगर तो गोल्ड के अगेंस्ट कोई करेंसी फिक्स है तो इंटर करेंसी रेट जो है उसकी जो गोल्ड की बाइंग पावर है उससे डिटरमिन किया जा सकता है। जैसे कि उसने एग्जांपल दी है, अगर एक आउंस गोल्ड को बाय करने के लिए जो यूएस करेंसी जिस पे फिक्स है, एक आउंस ऑफ गोल्ड
यूएस करेंसी में $20.67 का है और पाउंड में वो $4.2474 का है। तो अगर मैंने पाउंड या डॉलर टू पाउंड रेट निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो करेंसी का रेट है इनको आपस में डिवाइड कर दूंगा। अब मैं कह सकता हूं कि एक पाउंड जो है 4.86651 डॉलर्स का है और ये मैंने डॉलर रेट कैसे निकाला है, जो करेंसी का गोल्ड को बाय करने के लिए रेट है उसको सिंपली डिवाइड कर दिया तो इंटर करेंसी रेट डिटरमिन होगा। क्यों? क्योंकि सारी करेंसीज फिक्स हैं अगेंस्ट गोल्ड। और इससे आपको पता भी लगता है कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड पे जो यूएस करेंसी का रेट फिक्स है वो क्या है, 20.67 गोल्ड 67 डॉलर्स जो है वो 1 आउंस ऑफ गोल्ड बाय कर सकते हैं। इधर ये यूएस डॉलर फिक्स है और 4.2474 पाउंड 1 आउंस ऑफ गोल्ड बाय कर सकते हैं। इसी पे पाउंड का भी रेट फिक्स है। तो अगर हमने इंटर करेंसी एक्सचेंज रेट डिटरमिन करना है तो सिंपली आप दोनों करेंसीज को डिवाइड कर देंगे। अगर आपने एक पाउंड यूएस डॉलर में कितने का है ये डिटरमिन करना है तो आपने यूएस डॉलर को पाउंड से डिवाइड कर दिया। अगर आपने ये डिटरमिन करना होता है कि पाउंड में यूएस डॉलर कितने का है तो आप पाउंड को डॉलर से डिवाइड कर देते। So this is the mathematical equation to calculate the inter currency rate. अच्छा, उसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि उसके बाद एरा आ गया वर्ल्ड वॉर्स का, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का 1913 के बाद। तो ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट था जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स था, वो खत्म हो गया। क्योंकि अब वॉर के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना कोई फॉरेन करेंसी का मैकेनिज्म बनाएं, क्योंकि ये प्राइमरी पर्पस ही नहीं किसी कंट्री का ड्यूरिंग वॉर। इंटरवॉर का एरा है। During this period, currencies were allowed to fluctuate over fairly wide range in terms of gold and each other. Theoretically, supply and demand for the country's import and export were assumed to cause moderate changes in exchange rate and about a central equilibrium value. Unfortunately, increasing fluctuations in currency value become realized as spectaculars sold short weak currencies, and as such the floating rates did not work well in the equilibrium mechanism. Basically, cutting it short, जो बात की गई है कि इसके अगेंस्ट जो है करेंसीज जो है फ्लक्चुएट हुई और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो सप्लाई थी वो भी जो है अनकंट्रोलेबल थी, मतलब उस पर कोई इम्पोज बैरियर्स भी इम्पोज किए गए और उसके अगेंस्ट जो करेंसी का इक्विलिब्रियम सेट होता गया वो इंटरवेंशन के बगैर था। क्यों? क्योंकि वॉर वाला एरा है, इसके अगेंस्ट चाहे करेंसी आपकी वीक हो रही हो या स्ट्रांग हो रही हो, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बनती भी नहीं है, क्योंकि उसके प्राइम फोकस अब मॉनेटरी या फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है बल्कि कंट्री की नेशनल सॉवरेनिटी है। उसके बाद जब वॉर खत्म हुई तो फिर जितनी भी इलाइट पावर्स थी जो कि बेसिकली जो मेजर नेशंस थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम अपनी करेंसीज को फिक्स करते हैं। जिनमें से जो लीडर था वो यूएस की इकोनॉमी थी, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि हैम्पशीर में साइन हुआ और उसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड एग्रीमेंट। और जो सिस्टम इन प्लेस हुआ उसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम। इस सिस्टम के जो मेजर पॉइंट्स थे वो ये थे कि एक तो कंट्रीज ने मिल के एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म की जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक और इंस्टीट्यूशन फॉर्म की जिसका नाम है, जिसको आज हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। बेसिकली उस वक्त जो सिस्टम डिफाइन हुआ उसके जो की पॉइंट्स हैं वो ये कि यूएस जो है वो अपना डॉलर फिक्स करेगा गोल्ड के अगेंस्ट और उसका रेट होगा $35 पर आउंस, कि एक $35 का 1 आउंस होगा और इस पे गोल्ड रेट यूएस का डॉलर रेट फिक्स हो जाएगा। और बाकी जो करेंसीज हैं वो जो है डॉलर के अगेंस्ट कन्वर्टेबल नहीं होंगी, लेकिन वो यूएस डॉलर को बेस बना के उस पर फिक्स कर लेंगी। तो अल्टीमेटली जो है सारी करेंसीज फिक्स होगी अगेंस्ट यूएस डॉलर और यूएस डॉलर फिक्स हो गया अगेंस्ट द गोल्ड रिजर्व, गोल्ड का जो स्टैंडर्ड था। अब इस सिस्टम में करेंसी फिक्स तो हो गई और आईएमएफ भी डेवलप हो गया। पहले थोड़ा सा आईएमएफ को पढ़ लेते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द की इंस्टीट्यूशन इन द न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड वाज क्रिएटेड टू हेल्प कंट्रीज डिफेंड देयर करेंसीज अगेंस्ट साइक्लिक, सीजनल और रैंडम occurrences, assist countries facing structural trade problems if they
promised to take adequate steps to correct these problems. बेसिकली IMF इसलिए डेवलप हुआ था कि यहाँ पे देखें एग्रीमेंट क्या हुआ है कि यूएस डॉलर फिक्स होगा गोल्ड के अगेंस्ट और बाकी कंट्रीज अपनी एक्सचेंज रेट को करेंसी को फिक्स रखेंगी यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो इसके लिए जरूरी था कि आप अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी इस तरह रखें ताकि अगर ट्रेड डेफिसिट है जिसकी वजह से करेंसी डीवैल्यू होती है तो उसको भी मेंटेन किया जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर मेंबर कंट्रीज को आए तो उसको असिस्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुई जिसको IMF बोलते हैं। IMF बेसिकली इस ब्रेटन वुड सिस्टम के ही नतीजे में फॉर्म हुई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों 1944 में इस एग्रीमेंट की वजह से ही फॉर्म हुए थे। अब यहाँ पे जो है करेंसीज जो है फिक्स हो गई थी थ्रू एग्रीमेंट जिसको आई रिपीट ब्रेटन वुड एग्रीमेंट बोलते हैं। अब ये एग्रीमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट का था जैसे नजर आ रहा है। द करेंसी अरेंजमेंट नेगोशिएटेड एट ब्रेटन वुड्स एंड मॉनिटर्ड बाय IMF worked fairly well during the post World War II era for reconstruction and growth in the world trade. बेसिकली ये जो एरा है ये काफी सक्सेसफुली जो है इनकॉर्पोरेट हुआ और एग्जिस्ट भी किया। आप देखिए 45 से लेके 1973 तक ऑलमोस्ट 28 इयर्स बनते हैं। तो 28 इयर्स तक ये आया, लेकिन 28 इयर्स के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि यूएस डॉलर को फिक्स रखने में थी या रिजर्व में थी, जिसकी वजह से ये जो एग्रीमेंट है ये एक्चुअली एट इट्स एंड पहुंच गया। However, widely diverging monetary and fiscal policies, differential rate of inflation and various currency shocks resulted in systems demise. 1970s में स्टार्ट हुआ और 1973 तक ये अंदाजा ही हो गया कि सिस्टम अब नहीं चल सकता। तो एक एग्रीमेंट है जिसको हम स्मिथसोनियन एग्रीमेंट बोलते हैं, उसमें ये सिस्टम को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। The US dollar became the main reserve currency held by a central bank, resulting in inconsistency and growing balance of payment deficit, which required a heavy capital flow of dollar to finance these deficits and meet the growing demand of dollar for investment building. देखिए प्रॉब्लम ये थी कि यूएस डॉलर फिक्स था गोल्ड के अगेंस्ट। उसके लिए प्रॉब्लम ये था कि करेंसी को फिक्स रखने के लिए फर्दर जो है गोल्ड के रिजर्व बहुत ज्यादा चाहिए और गोल्ड के रिजर्व कितने अवेलेबल हो सकते हैं। इसी तरह बाकी करेंसीज जो थी जितनी भी वो सारी फिक्स थी यूएस डॉलर के अगेंस्ट। अगर तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट करेंसी फिक्स है तो उसको बहुत ज्यादा यूएस डॉलर के रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और जैसा कि हमने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की एक डिसएडवांटेज पढ़ा था कि किसी और कंट्री की जो इनएफिशिएंसी है वो भी आपकी कंट्री में आएगी अगर आपने उसके अगेंस्ट फिक्स किया हुआ होगा। तो यही प्रॉब्लम आ रही थी कि यूएस इकोनॉमी की भी जो इनएफिशिएंसी थी वो बाकी मेंबर कंट्रीज में ट्रांसफर हो रही थी। और दूसरा इशू ये था कि यूएस डॉलर के इतने ज्यादा रिजर्व्स या तो अवेलेबल नहीं थे या मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए फिर ये पॉसिबल नहीं था इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करना। इवेंचुअली द हैवी ओवरहैंग ऑफ dollars held by foreigners resulted in lack of confidence in the ability of US dollar to meet its commitment to convert its dollar into gold, क्योंकि डॉलर का रिजर्व इतना ज्यादा हो गया था कि क्योंकि डॉलर आगे तो गोल्ड से जो है बैकिंग पे था। तो जो है अगर डॉलर के रिजर्व इतने ज्यादा हो गए हो और यूएस के पास गोल्ड का रिजर्व अवेलेबल ही ना हो तो अल्टीमेटली ये जो कॉन्फिडेंस था मेंबर कंट्रीज का वो डाउनफॉल कर गया कि यूएस के पास इन डॉलर्स को वापस गोल्ड में कन्वर्ट करने की एबिलिटी भी है कि नहीं है। इसका मतलब कि शायद यूएस इकोनॉमी अगर बैंकरप्ट हो जाए तो इस डॉलर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अल्टीमेटली 1973 में जो ये एग्रीमेंट खत्म हो गया और कंट्रीज ने अपनी करेंसी को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना दिया और फ्लोट करना शुरू हो गया। अब वो करेंसी फिक्स नहीं रही। उसके बाद से अब तक का जो एरा है उसको हम फ्लोटिंग एरा भी कहते हैं और फ्लेक्सिबल एरा भी कहते हैं। कंट्रीज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उनकी इन्फ्लेशन की, इंटरेस्ट रेट की, एम्प्लॉयमेंट की जो रिक्वायरमेंट है ये 1997 तक लिखा हुआ है लेकिन ये अब तक अप्लाई होता है। एक्चुअली ये टिल डेट जो है अप्लाई होता है और फ्लोटिंग एरा ही है। हर कंट्री अपने हिसाब से अपनी करेंसी को मैनेज करती है। इसके अलावा एक चीज इसमें और लिखी हुई थी यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम। तो यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम यूरो की बात कर रहे थे और इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम क्या है कि उन्होंने
सारी कंट्रीज ने एक ही बैंक बना लिया जिसको हम यूरोपियन रिजर्व सेंट्रल बैंक बोलते हैं, और एक ही करेंसी अडॉप्ट कर ली और उस करेंसी को बेसिकली उन्होंने फिक्स रखा हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड यूरो। अच्छा, जब हमने ये सारा मॉनेटरी सिस्टम पढ़ ही लिया है तो हमने ये भी डिस्कस किया कि एक्चुअली जो मेजर इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई ड्यूरिंग दैट ब्रेटन वुड्स सिस्टम एरा वो थी आईएमएफ। आईएमएफ का बेसिक पर्पस तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आईएमएफ का फर्दर पर्पसेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं। The IMF, the International Monetary Fund, is an international organization of 189 member countries. इसकी 189 countries हैं और it was established to promote international monetary cooperation, exchange rate stability, orderly exchange arrangements, to foster economic growth and high levels of employment, and to provide temporary financial assistance to countries to help ease balance of payments adjustment. आईएमएफ स्टार्ट तो ब्रेटन वुड सिस्टम में हुआ था, लेकिन ब्रेटन वुड एग्रीमेंट खत्म होने के बाद आईएमएफ नहीं खत्म हुआ। इनफैक्ट इसकी मेंबर कंट्रीज बढ़ती चली गई और अब इसकी 189 कंट्रीज मेंबर्स हैं। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि ये जो मेंबर कंट्रीज है उनको असिस्ट करता है कि वो अपनी एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी रख सकें। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि आपका जो है एक्सचेंज रेट आउट ऑफ कंट्रोल था, तो पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन लिया ताकि फॉर द एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म एक्सचेंज रेट को और इकोनॉमिकल कंडीशंस को स्टेबल किया जा सके। और उसी से रिलेटेड है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एक्सचेंज रेट चाहिए उसको डेवलप किया जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें पॉलिसी गाइडेंस भी आईएमएफ देता है और फाइनेंशियली भी असिस्ट करता है टू इट्स मेंबर्स। आईएमएफ वो जैसा मैंने आपसे कहा कि 1944 में ये बना था, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में हैम्पशीर में एग्रीमेंट हुआ था और ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के ही नतीजे में फॉर्म हुआ था। बेसिकली आईएमएफ के तीन बेसिक पर्पस हैं। एक, सर्वेलेंस के अपने मेंबर कंट्रीज की सर्वेलेंस करना कि उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। दूसरा क्या है कि अगर उनको कोई फाइनेंसिंग की जरूरत है तो उसको लैंडिंग प्रोवाइड करना। और तीसरी, उनको टेक्निकल असिस्टेंस या पॉलिसी गाइडेंस भी प्रोवाइड करना मेंबर कंट्रीज को। तो ये तीन बेसिक पर्पस हैं आईएमएफ के। सर्वेलेंस, इट इज एन असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल developments which provides a framework that facilitates the exchange of goods, services and capital among countries and sustains sound economic growth. It consists in focusing on assessing whether countries' policy promote external stability. It is to be reminded that surveillance is a collaboration, candid and even-handed process between the fund and its members. ठीक है, बेसिकली उसका काम क्या है कि वो सर्वेलेंस प्रोवाइड करते हैं और सर्वेलेंस किसमें कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए फॉर द इकोनॉमी, और उसके अलावा वो ये देखते हैं कि उसकी जो पॉलिसी है वो सारी मेंबर नेशन के साथ कोलैबोरेशन में उन सब के एक्सटर्नली मतलब पूरे एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। तो उसको मॉनिटर करना मेंबर कंट्रीज को, ये भी काम आईएमएफ का है। दूसरा, लैंडिंग, अगर जरूरत है तो फिर लोन देना। आईएमएफ लैंडिंग enables countries to rebuild their इंटरनेशनल रिजर्व। लोन किस लिए दिया जाता है? ताकि रिजर्व मेंटेन किया जा सके, करेंसी में स्टेबिलिटी आ सके। इंपोर्ट्स, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो लोन लेके फर्दर इंपोर्ट्स की जा सके, अदरवाइज शायद डेफिसिट की वजह से पॉसिबल ना हो और इकोनॉमिक ग्रोथ की कंडीशंस रीस्टोर किया जा सके। एक और बात, आईएमएफ डज नॉट लैंड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। आईएमएफ जो है वो इकोनॉमी को लोन देता है। पाकिस्तान को लोन दिया होगा आईएमएफ ने, लेकिन प्रोजेक्ट वाइज लोन नहीं देता। प्रोजेक्ट वाइज लोन देना वर्ल्ड बैंक का काम है और वो आईएमएफ का काम नहीं है। इट eases the adjustment policies and reforms that a country must make to correct its balance of payment problem and restore condition for strong economic growth। यानी बात उधर ही आ जाती है कि पॉलिसीज भी रिफॉर्म करता है और लैंडिंग भी करता है ताकि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रीज एडजस्ट कर सकें ताकि फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ वो जा सके। तीसरा पॉइंट, पहला सर्वेलेंस मॉनिटर करना, दूसरा लोन देना और तीसरा टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना। कि आपको पाकिस्तान के पास एक पॉलिसी गाइडलाइन भी आती है कि इकोनॉमी में ये स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपकी इकोनॉमी इंप्रूव कर सके। It supports the development of the productive resources of member countries by helping them effectively to manage their economic policy and financial affairs. About 90% of IMF technical assistance goes to low and
low middle income countries, particularly in sub-Saharan Africa and Asia. Definitely टेक्निकल असिस्टेंस की सबसे ज्यादा जरूरत उसको होती है जिसकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है। तो 90% जो आईएमएफ की टेक्निकल असिस्टेंस है वो लो मिडल इनकम जो कंट्रीज है उनको ही जाती है, जो कि अफ्रीका में और एशिया में ज्यादा है, और इसीलिए ये 90% का जो चंक है वो इस साइड पे ज्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही इन कंट्रीज की ज्यादा है। If an IMF member faces balance of payment difficulties, can automatically borrow one-fourth of his quota in the form of reserve tranche. When the IMF lend to a member country, what actually happens is domestic country purchases international reserve from the IMF using its own domestic currency. Member currencies then obliged to repay IMF by purchasing own domestic currency reserve with international reserve asset. IMF lending is known as purchase repurchase agreement. मतलब क्या हुआ कि हर कंट्री के पास एक कोटा साइन होता है, तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डिफिकल्टीज है तो वो अपने कोटा का वन फोर्थ जो है इसलिए परचेज कर सकता है। अब जो परचेज किया जाता है कोटा, इसका मतलब कि अगर पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, यानी करेंसी स्टेबिलिटी में इशू आ रहा है, तो पाकिस्तानी क्या करेंगे कि अपना कोटा यूएस डॉलर का जो रिजर्व है वो आईएमएफ से लोन ले लेगा या बाय कर लेगा। अब इस तरह क्या है कि वो बाय कर लेगा। अब क्योंकि वो बाय करना है, लोन रीपेमेंट का तरीका क्या होता है, डॉलर वापस दे देंगे, तो इसको परचेज रीपरचेज एग्रीमेंट की फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट किया कि अब जब रीपेमेंट का वक्त आएगा तो पाकिस्तानी क्या करेंगे, डॉलर दे के अपने रुपीस को वापस खरीद लेंगे। तो बेसिकली लोन पेमेंट का ही मैकेनिज्म है, लेकिन इसको परचेज रीपरचेज की फॉर्म में, क्योंकि करेंसी की फॉर्म में पुट करना है। पहले पाकिस्तान ने उनसे करेंसी खरीदी जो रिजर्व हैं, अब अपनी करेंसी वापस खरीद रहा है वही रिजर्व वापस करके, तो इसलिए इसको परचेज रीपरचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली आज का लेक्चर इतना ही था। आज हमने डिस्कस किया, पहले तो हमने पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में लॉ ऑफ वन प्राइस डिस्कस की, फिर हमने परचेजिंग पावर पैरिटी डिस्कस की, फिर हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स डिस्कस की, फिर हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स पे आए, हमने बात की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, हमने डिफाइन किया। बेसिकली 4 एरा में इसको डिफाइन किया जाता है। वन वॉज गोल्ड स्टैंडर्ड, देन द वर्ल्ड वॉर एरा जहाँ पे फ्री फ्लोटिंग हुई, उसके बाद फिर ब्रेटन वुड एरा, और उसके बाद पोस्ट ब्रेटन वुड एरा है जो कि बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का एरा है। उसके अलावा यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम को भी ब्रीफली डिस्कस किया। फिर हमने ये बात की कि जब ब्रेटन वुड एग्रीमेंट हुआ तो आईएमएफ भी कंस्ट्रक्ट हुआ और वर्ल्ड बैंक भी कंस्ट्रक्ट हुआ। तो इस लेक्चर में हमने आईएमएफ के फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया, बेसिकली आईएमएफ का फंक्शन है क्या। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में मैं लूंगा। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।